हेलो एवरीवन। सो एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बिजनेस का ग्रोथ। जनरली हमने भी बहुत बार डिस्कस किया है, इसको अच्छे से समझा भी है कि एक बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है ग्रोथ। लेकिन कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हर एक जगह के ऊपर। मीनिंग कि अगर किसी बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है या ग्रोथ रेट बढ़ रहा है या फिर ग्रोथ रेट बिल्कुल सेम तरीके से मेंटेन है, हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है। एंड अगर किसी बिजनेस का ग्रोथ रेट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है या जैसा गाइडेंस है अगर उससे भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, तो हम उसको एकदम से काफी नेगेटिव मान रहे हैं या फिर रेड फ्लैग मान रहे हैं। एंड हमारा ये मानना है कि वो बिजनेस जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या फिर खराब डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर उस बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अब उतने अच्छे नहीं है जितने पहले थे। तो ये क्या हो गया कि हम सिर्फ एक मैट्रिक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो गए। मतलब हमारा जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क है, हमारा जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है, वो सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है कि ग्रोथ बढ़ रहा है या ग्रोथ घट रहा है या ग्रोथ स्टेबल है बिजनेस के ऊपर। ऑफकोर्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर, एंड इन जनरल आप देखोगे वो ही स्टॉक एक इन्वेस्टर के लिए रिटर्न बनाते हैं जिनके बिजनेस में ग्रोथ अच्छी रहती है। लेकिन क्या ग्रोथ के बेसिस पे ही मैं पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकता हूँ? फिर तो जो ये टूल्स हैं आपके, जो स्क्रीनर और जो बाकी के ऐसे इस तरीके के टूल्स हैं, ये हमसे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास तो वो रियल टाइम इंसाइट है ना। जैसे रिजल्ट आ रहा है उनको उनको हमसे ज्यादा जल्दी पता है कि किस बिजनेस का ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, किस बिजनेस का ग्रोथ स्टेबल है, किस बिजनेस का ग्रोथ घट गया। तो वो तो हमसे ज्यादा इन्वेस्टिंग अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है उन टूल्स में या किसी भी इस तरीके के जो टूल्स होते हैं और एक ह्यूमन में, कि हमारे पास कॉमन सेंस है। हम यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि बिजनेस की ओवरऑल चीजें क्या है, बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इनके पीयर्स के पास में क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेसेस है। बट अगर हम उन सारी चीजों को एक तरीके से इग्नोर करके सिर्फ एक मैट्रिक के ऊपर अगर हम डिपेंड हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी हमारा हमारा जो डिसीजन है वो चेंज होता रहेगा। फ्रीक्वेंटली हम डिसीजन चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कुछ टाइम पहले जो स्काई गोल्ड का रिजल्ट आया था, सो काफी ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ कि ग्रोथ रेट पहले 100% था बट अब 50% आ गया या जो भी 55% आ गया, इसलिए मार्केट उसको उसको स्टॉक को करेक्ट कर रहा है। एक तो ये तो इवेंट के होने के बाद का एनालिसिस है, ये तो कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता कि किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म क्यों हो रही है, चाहे अपसाइड या डाउन साइड। हम सिर्फ ओवरऑल बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक में किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है। तो वो तो पॉइंटलेस है। दूसरा पॉइंट, ग्रोथ रेट पे भी जो हम इतना ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो वही जो हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किया था कि उनकी मैनेजमेंट ने तो कभी नहीं बोला कि हमारा ग्रोथ जो है वो 90-100% ही रहेगा। या फिर ऐसा भी नहीं था कि मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस ही नहीं दिया था, तो हम वही 90-100% की ग्रोथ को जो है वो एक बेंचमार्क मान लें। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये मेरा खुद का मिस्टेक है, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्लियरली 1-2 साल से इस चीज को गाइड किया हुआ है कि जो FY 27 में हम रेवेन्यू अचीव करेंगे, जो पहले 6200 करोड़ था, फिर 75 हुआ, सॉरी 72 हुआ, फिर 75 हुआ, अब 76 हुआ, तो वो ग्रोथ कैगर तो वही बन रहा है 45-50-55% का। अब बीच में क्योंकि उन्होंने कुछ एक्विजिशंस करी, थोड़े से वॉल्यूम वगैरह में बेनिफिट हुआ, 60-70% ग्रोथ उनका वॉल्यूम में आने लग गया, उस वजह से उनका ग्रोथ बढ़ गया ओवरऑल 70-80-100% के आसपास। बट मैं इसको बेंचमार्क नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं वो कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, ऑफकोर्स जब कंपनी अपने रियल ग्रोथ पे आएगी, नॉर्मलाइज ग्रोथ पे आएगी जो उन्होंने गाइड किया है, तब तो मुझे लगेगा कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट खराब हो गए हैं। इवन दो कोई भी स्टॉक, चाहे स्काई गोल्ड है, कोई भी स्टॉक हो, इवन दो उसका स्टॉक जो है वो 20-25 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल है, बट क्यों मुझे वो ग्रोथ दिख गया कि 100 से 50 हो गया, तो मैंने डायरेक्टली उसको उसका ये कंक्लूजन निकाल लिया कि इसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है या आगे का जो ओवरऑल डील है वो काफी खराब हो गया। सेम चीज आप देखोगे और काफी सारे बिजनेसेस के साथ में किया है। इस लॉजिक को अगर हम अप्लाई करें तो फिर तो SBFC फाइनेंस जो है वो भी काफी खराब डील बन गया आज के टाइम पे, बिकॉज पहले वो बिजनेस 35-37-38% पे ग्रो करता था, इवन 40% भी उस बिजनेस का ग्रोथ रहा है। लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो लेस देन 30% से वो कंपनी ग्रो करती है। सेम आप होम फर्स्ट को देखो, जो पहले 34-35% से ग्रो करती थी, अब उसका ग्रोथ लेस देन 30% हो गया है। तो इस चीजों को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो फिर तो SBFC बहुत खराब NBFC हो गया आज के टाइम पे, उसमें तो ओवरऑल डील ही नहीं है। यानी कि मैं उसके सारे जो स्ट्रेंथ है उसके बिजनेस मॉडल की, कि पिछले 1-2 साल में जहां लैंडिंग इंडस्ट्री में हर एक लेंडर का NPA बढ़ा, एसेट क्वालिटी में इतना प्रॉब्लम आया, उसने उन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखा और ROE उसका बढ़ता गया। वो सारी सारी चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि पहले का ग्रोथ और आज का ग्रोथ को कंपेयर करके एक एक डिसीजन बना रहा हूँ, एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ कि इसका आगे का प्रोस्पेक्ट कैसा है।
अब एसबीएफसी के लिए तो बहुत इजी था ना कि जब पूरे इंडस्ट्री में सबके ही एनपीए बढ़ रहे हैं तो वो भी काफी आराम से एनपीए शो कर सकता था, उनका भी एसेट क्वालिटी खराब हो सकता था। लेकिन उस कंपनी ने उस टाइम पे अपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखा। अब उसमें ग्रोथ अगर उनका 35 से 30% के नीचे का आ गया तो आई मीन कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है बिजनेस के लिए। बिकॉज अगर आप 25-30% के या 25% के रेट से भी आरओई को इंप्रूव करते हुए, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हो, तो मार्केट हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूएशन ही देगा। अब जो बाकी एनबीएफसीज हैं जो बीच में एक दो क्वार्टर के लिए एकदम से 40-50% का ग्रोथ दिखा रही हैं, वो आपको आपसे प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं डिजर्व करेंगी मार्केट से। बिकॉज मार्केट को ये पता है कि उनका जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। आई मीन उनका पास्ट का हिस्ट्री ऐसा रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, मे बी शॉर्ट टर्म में वो थोड़ा बहुत अपसाइड दे सकते हैं, लेकिन एक जो स्टेबल सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो हमको तब समझ में आएगी किसी भी बिजनेस की जब हम उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्या बुरे से बुरे टाइम में भी वो सर्वाइव कर सकता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। हम वो सारी चीजें देख ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है या स्टेबल है। सो ये एक तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस वाले चीज का, कि हम किसी भी एक मैट्रिक पे, चाहे ग्रोथ हो या कोई भी और मैट्रिक हो, सिर्फ उसी के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, कि हमारी लर्निंग को वो काफी ज्यादा कम कर रहा है। आई मीन हम इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि उस बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है। आई मीन कल को इंडस्ट्री में अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया, जहाँ पे सारे प्लेयर्स का सर्वाइवल ही काफी ज्यादा एक तरीके से रिस्क पे आ जाएगा, वहां पे क्या ये बिजनेस सर्वाइव कर सकता है? इसके पास क्या ऐसी चीजें हैं जो इजीली रिप्लेसेबल नहीं है? या कल को कोई भी नया प्लेयर आता है कैपिटल लेकर के, तो क्या वो एकदम से सेम ऐसा मॉडल बना सकता है जैसा इन्होंने बनाया है? क्या क्लाइंट एक्विजिशन इतना इजी है इनके बिजनेस के अंदर जैसा इन्होंने किया? आई मीन ये सारी चीजों पे हमारा तो फोकस ही नहीं जाएगा, हम तो सिर्फ ग्रोथ को देख करके डिसीजन लेंगे। और अगर किसी बिजनेस का हम अच्छा डिसीजन भी ले रहे हैं, चलो स्काई गोल्ड का ही दोबारा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम समझ रहे हैं कि स्काई गोल्ड अच्छा डील भी है, तो भी हम ये सारी चीजें तो उसमें देख ही नहीं रहे ना कि स्काई गोल्ड क्यों इजिली 40-50-60% से ग्रो कर पा रहा है, क्यों उसका क्लाइंट एक्विजिशन इतना फास्ट हो पा रहा है, क्यों उसके क्लाइंट इतने टाइम से उसके साथ में सस्टेन है, और उसका मॉडल क्यों इतना इजिली रेप्लीकेबल नहीं है। कि ऐसा नहीं कि कल को मेरे पास कैपिटल है, मैंने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी और एकदम से सारे कल्याण तनिष्क मेरे पास ऑन बोर्ड हो जाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज स्काई गोल्ड के पास में 20 इयर्स का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है, पैन इंडिया लेवल पे हर एक ज्वेलर के साथ में उन्होंने काम किया है। तो इतना डीप लेवल पे कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करना, आई मीन डे वन से किसी भी नए ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर के लिए इतना ईजी नहीं है कि आप कल्याण को जो डिजाइन दे रहे हो साउथ के अंदर, वही कल्याण को आप जो नॉर्थ में डिजाइन दे रहे हो वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो डिजाइन आपका बिल्कुल भी एक तरीके से सिमिलर नहीं हो सकता किसी दूसरे कॉर्पोरेट ज्वेलर के साथ में। सो इंडिया के जितने भी बड़े छोटे कॉर्पोरेट ज्वेलर्स हैं, सब स्काई गोल्ड के साथ काम करते हैं, लेकिन सबका डिजाइन एक्सक्लूसिव है। इनकी जो 6-7 लोगों की डिजाइन टीम होती है, वो हर एक इनके क्लाइंट के साथ में एक्सक्लूसिवली काम करती है उनके डिजाइन के ऊपर, कि कहीं पे भी डिजाइन जो है वो सेम ना हो। इस चीज को मैनेज कर पाना इतना इजी नहीं है किसी भी नए प्लेयर के लिए। सेम आप देखोगे वी टू रिटेल में। हम देखते हैं कि वी टू रिटेल 50-60% पे ग्रो कर रहा है, बट हमें ये भी समझना होगा कि उसका वो ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, एंड क्यों वो जो इतना फास्ट ग्रोथ है। जनरली रिटेल बिजनेस में अगर कोई भी बिजनेस इतने फास्ट पेस पे ग्रो करे तो 1-2 साल में उसका ग्रोथ स्लो होने लग जाता है, या बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है। इस कंपनी के साथ में वो क्यों नहीं आ पा रहा? उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए नहीं आ पा रहा बिकॉज आज वी टू रिटेल कोई भी नया स्टोर ओपन कर रहा है तो डे मतलब फर्स्ट मंथ से जो उस स्टोर के अंदर उसका रेवेन्यू आता है वो ऑलमोस्ट 70 से 80% पुराने स्टोर का होता है। तो पुराने स्टोर में अगर वो 100 रुपीज कमा रहा है, तो नए स्टोर में वो 70 से 80 रुपीज कमा रहा है, जहां पे कोई ब्रांडिंग अभी तक हुई नहीं है, कोई कस्टमर का फुटफॉल अभी तक आया नहीं है, फ्रेश स्टोर ओपन हुआ है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी रिटेल बिजनेस के अंदर, बिकॉज ये आपके बिजनेस के अंदर है, तभी आप इतना फास्ट एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन हम वही पॉइंट है कि हमारा फोकस इन सारी चीजों पे जाएगा ही नहीं अगर हम सिर्फ 50-60% का ग्रोथ या ग्रोथ घट गया इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करते रहेंगे। तो एंड सेम आप इसका एक और एग्जांपल देखोगे जो टर्न अराउंड बिजनेसेस होते हैं, उनको भी हम कभी प्ले नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी लास्ट मंथ आप देखोगे ब्रोकिंग में एंजल वन का रिजल्ट आया। काफी सारे लोगों को आप देखोगे तो सिर्फ रेवेन्यू नंबर्स पे बात हो रही है कि पहले एंजल वन का ग्रोथ 40-50% होता था, 70% होता था, अब उसका ग्रोथ जो है वो काफी कम हो गया। पहले 18% आया, अब आई थिंक उससे भी घट गया कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ। ये तो बहुत गलत मेट्रिक है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि किसी बिजनेस के बेस्ट टाइम को उसके वर्स्ट टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, और मार्केट तो इसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। ये तो 2-3 क्वार्टर पहले की बात है जहां मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया है कि आने वाले क्वार्टर्स में
चाहे ब्रोकिंग बिजनेसेस हों या और जो कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस हैं, इनका ग्रोथ तो घटने वाला है। ये इस लेवल पे ग्रो कर ही नहीं सकते। ये तो सिंपल कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है एक बिजनेस मॉडल की। तो क्या वहां पे रेवेन्यू के नंबर को देखना और वाई वाई कंपेयर करना सही मैट्रिक है, या मुझे ये चीजें देखनी चाहिए कि क्या ऐसे मैट्रिक्स हैं जो इनके रेवेन्यू को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑर्डर कितना जा रहा है, या फिर इस कंपनी का मार्केट शेयर सस्टेनेबल है या नहीं है। जो इंक्रीमेंटल ये डीमैट में जो मार्केट शेयर ये पहले बनाते थे, क्या सेम मार्केट शेयर ये मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लाइंट एक्विजिशन को अब अगर मैं वाई वाई कंपेयर करूंगा तो अगेन वो तो बहुत गलत मैट्रिक है, बिकॉज पिछले साल बुल मार्केट था, तो वहां तो आसान था ना आपके लिए 40-50% से क्लाइंट एक्विजिशन करना। तो क्या मुझे अभी वाई वाई देखना चाहिए, या मंथ ऑन मंथ देखना चाहिए, या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहिए, प्लस उस ड्यूरेशन से देखना चाहिए जहां से ये सारा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ इन सारी कंपनीज का। तो अगर मैं मुझे ये सारी कॉमन सेंस ही नहीं है और मैं सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूँ, तो मैं कभी टर्न अराउंड बिजनेसेस में प्ले कर ही नहीं सकता। जैसे माइक्रो फाइनेंस में आप देखोगे तो किस किस माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रिजल्ट अभी अच्छा आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। आई मीन सिर्फ नंबर्स आप देखोगे तो वो बहुत खराब सेक्टर लगेगा स्टॉक ट्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कई सारी कंपनीज तो लॉस रिपोर्ट कर रही है अभी भी। कईयों का प्रॉफिट 70-80% गिर रहा है, ग्रॉस एनपीए 8%, 9%, 10% का ग्रॉस एनपीए है। लेकिन हमने क्योंकि इतने क्वार्टर से ट्रैक किया है तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि इनका जो वर्स्ट है वो जा चुका है, और अब ये धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। रिकवरी आई नहीं है लेकिन रिकवरी की तरफ बढ़ रही है, और इसी एंटिसिपेशन में मार्केट ने भी इन काफी सारे स्टॉक्स को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड किया, अभी ये जो रिसेंटली जो फॉल आया इससे पहले। सो वो चीज हमें कब समझ आएगा, जब हम हर एक सेक्टर के स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल कैसे ऑपरेट करता है, उनके क्या की मेट्रिक्स हैं, क्या मुझे देखना चाहिए, इनका बेस्ट कब था, वर्स्ट कब स्टार्ट हुआ, आज किस पेस में है, एंड कब तक ये रिकवरी स्टार्ट हो सकती है, वो सारी चीजों पे फोकस करूं। मैं सिर्फ नंबर देखता रहूंगा तब तो कुछ डिसीजन ही नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी यथार्थ का फिर से यथार्थ का भी जो रिजल्ट आया है, तो वैसे तो वो कंपनी 30% का ग्रोथ गाइड करती है, बट इस क्वार्टर में आई थिंक 22-23% का ग्रोथ आया। तो उसका मतलब क्या कि यथार्थ खराब डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही मैट्रिक देख रहा हूँ। मैं ये देख ही नहीं रहा हूँ कि उसकी ऑक्यूपेंसी कितने फास्ट पेस पे इंप्रूव हुई है। जो नए हॉस्पिटल उन्होंने जो ओपन किया है उसका ऑक्यूपेंसी 10% से 55% गया है। वो जो झांसी वाला हॉस्पिटल है जिसके लिए काफी ज्यादा उनको क्वेश्चनिंग किया गया था पास्ट में, उसका ऑक्यूपेंसी 45 से 59% गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 से 59% गया है। आरपोप कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है। ये सारे मैट्रिक्स मैं कब देखूंगा, जब मुझे पूरा बिजनेस समझना होगा। मैं सिर्फ अगर एक मैट्रिक देखूंगा तो मेरा जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ बेस्ट टाइम में ही बिजनेस के एक बेस्ट टाइम भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ जब ग्रोथ ऊपर की तरफ जारी होगी मैं तब तक सिर्फ उस बिजनेस को राइड करूंगा। कई बार ऐसा होगा, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका मॉडल में काफी ज्यादा सीजनैलिटी होती है। तो आप देखोगे एक क्वार्टर में मार्केट को और बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका रिजल्ट खराब ही आना है, उनका ग्रोथ उस क्वार्टर में घटेगा, या फिर वैसा ग्रोथ नहीं रहेगा, या मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रहेगा। तो सिर्फ अगेन मैंने वहां पे भी उस मैट्रिक को देख लिया तो मुझे तो लगेगा कि ये बिजनेस बहुत खराब डील हो चुका है, जबकि वो सीजनैलिटी है। जैसे जैसे लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें तो आपका वो इलेक्शन का टाइम था ना, बिजनेस सेंटीमेंट काफी खराब था, बिजनेस एक्टिविटीज इतनी अच्छी नहीं थी। तो वहां पे तो ऑलमोस्ट हम हर एक बिजनेस को बोल सकते थे कि ये बिजनेस अब खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक ही मैट्रिक देख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर हम सिर्फ चाहे ग्रोथ हो या कोई भी और मैट्रिक हो, फॉर एग्जांपल आरओई का नंबर हो कि किसी बिजनेस का आरओई अच्छा हाई है तो मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं है। हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, सब कुछ समझना पड़ेगा बिजनेस का, वरना हमको हमारी जो जर्नी है वो सस्टेनेबल नहीं होती। हम सिर्फ इस स्टॉक से उस स्टॉक पे जंप करते रह जाएंगे। हाँ, ग्रोथ रेट घटना नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ में हमको समझना पड़ेगा ना कि वो क्यों घटा है। क्या गाइडेंस इन्होंने घटा दिया अपना 35% से लेट सपोज 20% कर दिया, 15% कर दिया, और इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स के साथ में भी ये प्रॉब्लम हुआ है, या इसके साथ स्पेसिफिक हुआ है। ये सारी चीजें अगर हम पिक्चर में नहीं लाएंगे और सिर्फ वही नंबर देखते रहेंगे तो बहुत सारी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो सकती है इस तरीके से। क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर देख रहे हैं। सो ये एक छोटा सा डिस्कशन आई थॉट करना जरूरी था, बिकॉज बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब हमने सिर्फ इसी नंबर को पकड़ लिया है। पहले हम ग्रोथ देखते नहीं थे और अब हम ग्रोथ देखने लगे तो सिर्फ ग्रोथ देखते देखते जा रहे हैं, और बिजनेस में क्या चल रहा है उस चीजों को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं। सो एक्सट्रीम कहीं भी किसी भी साइड पे मतलब बहुत खराब है, तो बैलेंस अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम रिजल्ट, बिजनेस अपडेट, कॉन कॉल, ओवरऑल बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी चीजें इसीलिए तो डिस्कस करते हैं कि बिजनेस टॉप लाइन की ग्रोथ के साथ में अगर एफिशिएंसी भी बिल्डअप कर रहा है, उसके मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं,
तो वो बिजनेस ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू दूसरा बिजनेस जो सपोज उससे ज्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। इवन दो अगर 10-15% का भी ग्रोथ में डिफरेंस है दो प्लेयर्स में, और कंसिडरिंग ओवरऑल वैल्यूएशन सेम है, लेकिन अगर कोई बिजनेस अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा है तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर इस बिजनेस के ज्यादा अच्छा करने के चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वो बिजनेस जो आज कुछ टाइम के लिए हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। सो ये सारे फैक्टर समझने भी बहुत जरूरी है। तो एनी हाउ शॉर्ट डिस्कशन ही रखते हैं। आप लोगों का एक्चुअली इस तरीके का काफी ज्यादा बिहेवियर मैंने देखा था, सो आई थॉट कि इसको डिस्कस करना चाहिए इस टॉपिक पे। तो सारी चीजें देखनी है हमको, कोई भी एक मैट्रिक ग्रोथ मार्जिन आरओई उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। हर एक चीज देखना है, बिजनेस मॉडल का स्ट्रेंथ समझना है, उसके इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, अप साइकिल है डाउन साइकिल है, क्या अभी बहुत खराब सिचुएशन में जा रही है, वहां पे टर्न अराउंड प्लेयर कैसे ढूंढा जाता है, ये सारी चीजों पे फोकस करना है। सो यही था, बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।